नमस्कार साथियों, ज्ञान स्तरीय गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो ये हमारा पहला सीपी राधाकृष्णन को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। दूसरा है, चयन में वोट प्रतिशत 60% था। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। चुनाव के बाद जगदीप धनखड़ ने पद छोड़ा। ये चुनाव से पहले ही पद को छोड़ दिया था, इन्होंने स्वेच्छा से पद से इस्तीफा दे दिया था। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। जैसे इनका पूरा नाम है कोयम्बटूर पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन, इनका ये पूरा नाम है। ये आपको नोट कर लेना है, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर से ताल्लुक रखते हैं। लंबे समय तक भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं और 2023 से 25 तक झारखंड के राज्यपाल भी रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने श्रीलंका में कहां एक आपातकालीन A&E इकाई स्थापित करने के लिए MOU हस्ताक्षरित किए हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मन्नार। इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या में देखो क्या है। यह A&E इकाई मन्नार के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हॉस्पिटल में स्थापित की जाएगी। राष्ट्रपति का नाम वहां के जो राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा डिसाइन के है। इन्हें अक्सर AKD के नाम से जाना जाता है। इन्हें सितंबर 2024 में श्रीलंका का राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न है हमारा करंट अफेयर से, भारत और इजराइल के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो भारत और इजराइल के बीच हस्ताक्षर हुए हैं आपके द्विपक्षीय निवेश संधि पर। द्विपक्षीय निवेश संधि पर। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इसकी व्याख्या में भारत और इजराइल ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे। आगे, इजराइल के राष्ट्रपति का नाम है हरजोंग आइजैक हरजोंग। वे जुलाई 2021 से इजराइल के राष्ट्रपति के पद पर हैं। इजराइल के भारत के अच्छे संबंध है, इसलिए इजराइल के राष्ट्रपति का नाम आपको पता होना चाहिए। IMD ने किस क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी दी है। IMD क्या है, इसके बारे में आगे बताते हैं। पहले इसके प्रश्न का हम आंसर देते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। दक्षिण पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी है। IMD का पूरा नाम इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग है। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी भी साथियों दी गई है। स्थापना वर्ष 1875 में इसकी की गई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अधीन संस्था यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत कार्य करता है। इसके मुख्य कार्य मौसम का पूर्वानुमान जारी करना, चक्रवात, भारी वर्षा, हीट वेव जैसी आपदाओं की चेतावनी देना, मानसून का पूर्वानुमान और विश्लेषण करना, कृषि, उड्डयन, नौवहन और रक्षा सेवाओं को मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करना, ये इसके कार्य हैं। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में क्या हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच तनाव घटा है। व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। इसमें क्या रहा है, 50% टैरिफ दरें। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। उन्होंने आगे यूरोपियन संघ को भारत व चीन पर 100% टैरिफ लगाने का सुझाव भी दिया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा,
नेपाल की स्थिति को देखते हुए भारत ने क्या सलाह जारी की है? प्रश्न नंबर 6। नेपाल की स्थिति साथियों बढ़िया नहीं चल रही है, नेपाल की स्थिति बहुत खराब चल रही है। तो यहाँ ऑप्शन बी, इसमें गैर जरूरी यात्रा टालने के लिए भारत सरकार ने सुझाव दिया है। इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी पढ़ेंगे। देखो, नेपाल में दंगों और झगड़ों के प्रमुख कारण जो रहे हैं सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत 19A के अंतर्गत इसको रखा गया है। घटना 5 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का तर्क था ये प्लेटफॉर्म नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं थे और फेक न्यूज फैलाते हैं। इसकी प्रतिक्रिया इस कदम से युवाओं में गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ, जिसे जय जीन जैड आंदोलन के रूप में जाना गया। युवाओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए, जिसमें हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई। प्रश्न नंबर 7 है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार किया है? इंडिया पाकिस्तान एशिया कप मैच रद्द करने की जो याचिका है उसमें सुनवाई से स्पष्ट मना कर दिया है, तत्काल सुनवाई नहीं हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी सामान्य जानकारी दी गई है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत निर्धारित है। मुख्य न्यायाधीश श्री BR गवई हैं। वर्तमान में 14 मई 2025 को 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली। इनकी सेवानिवृत्ति 23 नवंबर 2025 को निर्धारित है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई का पूरा नाम है भूषण राम किशन गवई है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, नाम पूछा जा सकता है। वे 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के फरेजपुर क्षेत्र में जन्मे थे। इनका संबंध मतलब महाराष्ट्र स्टेट से है। उनके पिता श्री RS गवई एक प्रमुख अम्बेडकरवादी नेता थे। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया था। उनके परिवार का अम्बेडकरवादी विचारधारा से गहरा संबंध रहा है। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश को हराकर CAFA नेशनल कप में कांस्य पदक जीता है? ओमान को हराकर जीता है। इसके बारे में भी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ते हैं। CAFA नेशनल कप का पूरा नाम सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशंस कप है। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में हुए सर्वेक्षण में भारत के जिन जैड पेशेवरों ने किस कौशल को सबसे जरूरी बताया है? तो यह आंसर है आपका, इसमें है दृश्य संचार को जरूरी बताया है। इसके बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं। देखो, जिन जैड वह पीढ़ी है जो 1997 से 2012 के बीच जन्मी है। वर्तमान के उम्र लगभग 13 से 28 साल के बीच है। इन्हें आई जीन या पोस्ट मिलेनियंस भी कहा जाता है। आगे इसके बारे में और सामान्य जानकारी और इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये खास तौर से 1997 से 2012 के बीच जो जन्मे हैं उनके बारे में कहा गया है। जिन जैड। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य नियोजन का लक्ष्य तय किया है? प्रश्न नंबर 1 उत्तर प्रदेश से आपका शुरू हो गया है। इसका आंसर है साथियों ऑप्शन डी, 6 ट्रिलियन GSDP 2047 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है।
इसके बारे में सामान्य जानकारी देखो। उत्तर प्रदेश ने जीएसडीपी को 6 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है वर्ष 2047 तक। वर्तमान में 2025 में ये 353 अरब है और 2030 में 1 ट्रिलियन, 2036 में 2 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। UIDAI द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए क्या अभियान चलाया गया है? तो अगले प्रश्न का आंसर है आपका ए, 5 से 15 वर्ष आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान चलाया गया है। UIDAI के बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं। इसके बारे में सामान्य जानकारी क्या है? इसके बारे में उत्तर प्रदेश में UIDAI ने 5 से 15 वर्ष के अधिक से अधिक 90 लाख बच्चों के लिए बायोमेट्रिक आधार अपडेट अभियान शुरू किया है, जिसमें 1200 से अधिक शिविरों में फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो अपडेट किए जा रहे हैं। UIDAI की फुल फॉर्म साथियों ये लिखिए, इसे आप नोट कर लेना, कई एग्जाम में यह पूछी गई है। इसका और भी संक्षिप्त विवरण हमारे सामने है। जैसे इसकी स्थापना 2009 में भारत सरकार द्वारा की गई है। मुख्य उद्देश्य भारत में आधार कार्ड प्रणाली को लागू और प्रतिबंध करना है। जो अन्य हैं, मुख्यालय दिल्ली में है। मुख्य कार्य आधार नंबर जारी करना और उसे नागरिकों के बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा से जोड़ना है। आधार डेटाबेस का प्रबंधन और सुरक्षा करना है। डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करना है। महत्व यह भारत की सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं के लिए डिजिटल पहचान और लाभ वितरण में क्रांतिकारी कदम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूपी प्रभावित निवेश आकर्षित करने किस देश के लिए? ये आपका प्रभावित करने के लिए जर्मनी डेस्क खोला है, तो ये आपका जर्मनी ने ही खोला है। जर्मनी के नाम से ही यह लिखा हुआ है। इसके बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं। सामान्य जानकारी, इन्वेस्ट यूपी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 से पहले जर्मनी के लिए एक जर्मनी डेस्क खोला ताकि ऑटोमोबाइल, रक्षा, एयरस्पेस, मेडिकल टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्रों में सहभागिता बढ़ाई जा सके। अगला प्रश्न, पुलिस सुधार के तहत किस नई पहल की शुरुआत की गई है? तो इसमें ऑप्शन बी है ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल और 60,000 कांस्टेबल्स का प्रशिक्षण के लिए यह व्यवस्था की गई है। इसमें क्या करना है, इसके बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं। डीजीपी राजीव कृष्णन ने पुलिस ट्रेनिंग ए न्यू पर्सपेक्टिव कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम, कर्मयोगी IGOT पोर्टल और स्मार्ट PT टेबल 2025 जैसी तकनीकी पहल पर कार्य आरंभ किया, जिसमें लगभग 60,000 कांस्टेबल को एक साथ प्रशिक्षित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने किस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी और किस अवसर पर दी? तो आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत 138वीं जयंती पर दी है। इसके बारे में सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और बाद में गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, किस समारोह में स्वाद उत्तर प्रदेश थीम के तहत पाक संस्कृति का प्रदर्शन होगा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंतर्गत है ये
इसके बारे में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो UPITS 2025, स्वाद उत्तर प्रदेश थीम में UPITS 2025 के दौरान ग्रेटर नोएडा में फूड स्टॉल्स पर लखनऊ, आगरा, बनारस, मथुरा आदि के पारंपरिक व्यंजन प्रस्तुत किए जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्नों की श्रृंखला हमारी पूरी हो गई है। यहीं तक थी आज की करंट अफेयर्स। साथियों, मुझे विश्वास है आपको यह करंट अफेयर्स की श्रृंखला अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतिदिन हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो इसी समय आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।